नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया में आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम धामी ने 860 चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। वन विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों को सौंपे हैं पत्र। भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। 26 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। विपक्ष ने सत्र की कम अवधि पर उठाए सवाल। कहा, ज्यादा दिन सत्र आयोजित करने से डरती है सरकार। भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार। पीएम मोदी ने दिए जीत के गुरु मंत्र। 100 दिनों में अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचने का लक्ष्य तय। और हरिद्वार सीट पर कांग्रेस के कई हकदार। हरदा और हरक की रेस में हीरा बिष्ट ने भी ठोकी दावेदारी। हाईकमान के लिए मुश्किल हुई रहा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग में 59 सहायक और इसके साथ ही वन विभाग में 800 से अधिक वन आरक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। नियुक्ति पत्र देने के बाद सीएम धामी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दी है। देखिए, 996 के आसपास लोगों को आज वन विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग में नौकरी दी गई, जिसमें 90% से ज्यादा उपस्थिति रही। और जो वन विभाग की सबसे शुरुआती है फॉरेस्ट गार्ड में, इनमें 900 के आसपास फॉरेस्ट गार्ड्स और जो सहायक लेखाकार करीब 59 वन विभाग में और करीब 49 के आसपास तकनीक शिक्षा विभाग में उनको नियुक्ति देने का काम किया गया। निश्चित रूप से इससे कार्य क्षमता बढ़ेगी विभागों की, और कार्य क्षमता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से विकास की गति में और इसका इजाफा होगा। और वनों को, चाहे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वनाग्नि की घटनाएं हो, चाहे इलीगल फेलिंग हो, इन पर प्रभावी अंकुश लगाने में हम सफल होंगे। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की तारीख का ऐलान हो चुका है। 26 फरवरी से सत्र की शुरुआत होगी। देहरादून विधानसभा में ही बजट सत्र होना है, मगर सत्र की कम अवधि को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को आयोजित करने की तारीख का ऐलान हो चुका है। 26 फरवरी से 1 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में आयोजित होगा। बजट सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए बजट पास कराएगी। तो वहीं प्रदेशवासियों की नजरें भी लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाले आम बजट पर टिकी हुई है कि सरकार आम जनता को क्या कुछ सौगात देगी। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सरकार युवा, महिला और किसानों के साथ ही हर वर्ग का ध्यान रखते हुए इस बजट को पेश करेगी। ये जो बजट सत्र हम लोग ला रहे हैं वो 26 से और 1 तारीख के बीच में हम लोग विधानसभा का सत्र ला रहे हैं, जो बजट सत्र हमारा होगा। और पहले दिन उसमें महामहिम राज्यपाल जी का भाषण होगा। उसके बाद कार्यमंत्रणा समिति जो तय करेगी, फिर उस दिन हम लोग अपने इस प्रदेश का बजट लाएंगे। विधानसभा का बजट सत्र 5 दिन तक चलेगा। 26 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी, तो वहीं 27 फरवरी को सरकार सदन के पटल पर बजट को पेश करेगी। साथ ही 27 फरवरी से 1 मार्च तक केवल 4 दिन में सरकार राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कराएगी और बजट पर चर्चा कराकर बजट पास भी कराएगी, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में लगातार साल भर के औसत में विधानसभा सत्र आयोजित करने का जो सिलसिला है, उसके ग्राफ में कमी आ रही है। फिर भी सरकार बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की बजाय कम कर रही है, जिससे साफ पता चलता है कि सरकार ज्यादा दिन के बजट सत्र कराने से डरती है। समझ से परे है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को सत्र चलने से दिक्कत क्या है। हम पहले दिन से देख रहे हैं कि हमेशा सरकार की कोशिश ये रहती है कि कम से कम दिन सत्र चले, जबकि संविधान में भी अंकित है कि मिनिमम 1 वर्ष में 60 दिन का सत्र होना चाहिए। और उत्तराखंड का औसत पिछले 7-8 सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, कभी 14 दिन तो 15 दिन से ज्यादा का औसत नहीं आ रहा है। सालाना सत्र के दिवस बता रही हूँ। तो लोकतंत्र क्या यही है कि जब सरकार चाहेगी डंडे के जोर पर वो सत्र बुलाएगी और जब चाहेगी खत्म कर देगी? कि बिजनेस नहीं है? बिजनेस कैसे नहीं है? 70 विधानसभाओं का बिजनेस आपका बिजनेस नहीं है?
तो निश्चित रूप से ये दुखद पहलू है कि भारतीय जनता पार्टी गुरेज कर रही है सत्र लंबा खींचने के लिए। मैं समझता हूँ कि विपक्ष अपनी बात कह सकता है, लेकिन हमने जो कार्य मंत्रणा समिति है उसके माध्यम से तय करना है कि कितना समय किस विषय के लिए दिया जाएगा, और कार्य मंत्रणा समिति में सभी लोग मिलकर तय करते हैं। तो ये कहना कि वही समय कम है, मैं नहीं समझता, क्योंकि आज से पहले भी लगभग इसी प्रकार के आहूत होते रहे विधानसभा के सत्र। उत्तराखंड के लिए वास्तव में चिंता का विषय है कि सत्र आयोजित करने की अवधि में लगातार कमी आई है। जनता से जुड़े जो मुद्दे सदन में उठने चाहिए वो कम अवधि के कारण सदन में नहीं उठ पाते, यहाँ तक कि विधायकों के कई सवालों पर भी चर्चा नहीं हो पाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तराखंड भाजपा के 250 प्रतिनिधि शामिल हुए। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। आने वाले 100 दिनों में लाभार्थी सम्मेलन के जरिए देश भर के साथ साथ उत्तराखंड के भी युवाओं को साधने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि 6 करोड़ युवाओं तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। ये अभियान पूरे देश में 1 मार्च से 5 मार्च तक चलेगा। इसके अलावा लोकसभा में जनसभाओं का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। देखिए, 2 दिन की जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसे अधिवेशन का रूप दिया गया, और हमारे उत्तराखंड से भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी, हम जैसे अनेकों लोग उसमें शामिल थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार दोनों दिन वहाँ पे रहे, माननीय गृह मंत्री जी रहे, तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठगण उसमें थे। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ। वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक में यूसीसी के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के जरिए तारीफ पाने के बाद उत्तराखंड के बीजेपी नेता गदगद है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कार्य परिषद में उत्तराखंड की यूसीसी का जिक्र कर राज्य सरकार की नीतियों को सराहा है। देखिए, जिस प्रकार से यूसीसी के बारे में कल माननीय गृह मंत्री जी ने जिक्र किया, और बहुत साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने यूसीसी को पारित किया। और आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ मौजूद थे, सभी लोग मौजूद थे, और हम जैसे ही इसका जिक्र आया तो हम तमाम उत्तराखंड वासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों ने उसका समर्थन किया। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी कि पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन में हजारों की संख्या में इस प्रकार के हमारे बारे में कहा गया, तो निश्चित रूप से हम बहुत गौरवान्वित भी हैं और उम्मीद कर रहे हैं पूरे देश में ये लागू होगा। 21 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा के बाद अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक में बजट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाने हैं, इस पर भी सबकी नजरें टिकी है। कांग्रेस में हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर शुरुआत से ही रार देखने को मिल रही है। एक सीट पर कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। हालांकि प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मोहर हाईकमान ही लगाएगा, मगर हरिद्वार सीट पर उम्मीदवार का नाम फाइनल करना कांग्रेस आलाकमान के लिए भी आसान नहीं है। यह रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार लोकसभा सीट के कई हकदार। कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार जैसा हाल। हरदा हरक की रेस में हीरा बिष्ट का भी नाम। पार्टी के फैसले का हो रहा इंतजार। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर फिलहाल मंथन चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस जिताऊ कैंडिडेट पर दाव आजमाना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ हर दावेदार अपने आप को मजबूत मान रहा है, और यही वजह है कि एक सीट से कई उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। बात अगर हरिद्वार लोकसभा सीट की करे तो इस सीट का हाल एक अनार 100 बीमार जैसा हो चला है। दरअसल हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उनके बेटे वीरेंद्र रावत, हरक सिंह रावत समेत अब पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट का नाम भी जुड़ गया है। हालांकि ये पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार से चुनाव लड़ने के सवाल पर अक्सर नो कमेंट कहते नजर आते हैं, मगर इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि हरीश रावत ने साल 2019 में भले ही हरिद्वार की बजाय नैनीताल उधम सिंह नगर से चुनाव लड़ा हो, लेकिन इस बार हरिद्वार सीट से ही चुनाव लड़ने का अपना इरादा काफी पहले जाहिर कर चुके हैं। यही वजह है कि हरिद्वार क्षेत्र में हरदा कभी किसानों के लिए आवाज उठाते नजर आते हैं, तो कभी आपदा प्रभावितों के मुआवजे की मांग करते हैं।
नो कमेंट, क्योंकि कौन कहाँ से लड़ेगा इसका निर्णय मैं नहीं करता, इसका निर्णय प्रदेश कांग्रेस करती है। हरदा के साथ साथ हरिद्वार लोकसभा सीट से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत भी टिकट पाने की दौड़ में शामिल है। वीरेंद्र रावत का कहना है कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो पुरजोर तरीके से हरिद्वार सीट से जीतने का प्रयास करेंगे और जीतेंगे भी। देखिए, हम पिछले 2008 से मैं वहाँ पर प्रयासरत हूँ, काम भी कर रहा हूँ, और मैंने और बाबूजी ने, हरीश रावत जी ने वहाँ बहुत काम किए, तो उनके कामों को देखते हुए इस बार जनता ने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया। वहाँ पर 5 हमारे विधायक जिताने का काम किया। बाकी हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हर किसी का हक है मांगने का। ये तो पार्टी हाईकमान ने तय करना है किसको देना है, और जिसको भी देगी हम सब उसको जिताने का काम करेंगे। उधर हरक सिंह रावत भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करने के साथ साथ जीत का दावा भी कर रहे हैं। मैंने पार्टी से कहा है कि मैं हरिद्वार लड़ना चाह रहा हूँ, अगर पार्टी लड़ाती है लड़ाएगी तो अच्छा है, और नहीं लड़ाती किसी को लड़ाएंगे तो हम काम करेंगे कार्यकर्ता के रूप में। हरिद्वार से तो हरीश रावत के बेटे भी अब तैयारी करने लगे हैं, वो भी सबको अधिकार है, लोकतंत्र यही तो अच्छा है कि अब अगर देखो सुनो, अगर किसी सीट पर ज्यादा लोग दावेदारी कर रहे हैं इसको मतलब पार्टी मजबूत हो रही है। और इन सब के बीच अब हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ने की रेस में एक और नाम जुड़ चुका है, पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट का। हीरा सिंह बिष्ट ने हरिद्वार सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पार्टी का फैसला है, पार्टी जो फैसला करेगी वो सर्वोपरि होगा। मेरी अब इच्छा तो हरिद्वार से लड़ने की है, लेकिन पार्टी सर्वोपरि है। वो क्या निर्णय करती है उसको हम लोग माने, निश्चित रूप से माने। मैं टेरी से भी 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, लेकिन हरिद्वार के लोगों का दबाव बहुत अधिक है। सारे ट्रेड यूनियन वहाँ पर है, कल कारखाना में काम करे, सब कह रहे आप चुनाव लड़िए, तो उनकी बात को देखकर अब हाईकमान को वो करेंगे। अभी तक तो सुन, लेकिन अब बहुत दबाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, रोज रोज यार सबकी भावना यही है, तो उसको जो पार्टी निर्णय करेगी उस तरह से हम लोग काम करें और पार्टी को जिताने का काम करें। पार्टी हमारे लिए प्रायोरिटी है। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हालांकि अभी पार्टी में टिकट तो दूर की बात, केवल संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस हॉट सीट पर कौन अपना कब्जा जमा पाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। वहीं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांभा 22 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के मुताबिक अलका लांभा नारी न्याय सम्मेलन की तैयारियों को भी परखेंगी। इसके साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भी शामिल होंगी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी 22 फरवरी को देहरादून आ रही है। 9:20 की उनकी सुबह फ्लाइट है। 11 बजे वो प्रेस को संबोधित करेंगे सबसे पहले। 12 बजे हमारा एक नारी न्याय सम्मेलन है जिसमें महिलाओं के बहुत से इशू पे वो बात करेंगे, और 3 बजे के आसपास हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी की बहनें हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे अलग से मिलना चाह रही हैं, तो वो एक बैठक है। उसके बाद शाम को उनकी वापसी है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर परिवहन विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन विभाग द्वारा चुनाव के दौरान सेक्टर जोनल पुलिस टीम और पोलिंग पार्टी को गाड़ियां उपलब्ध कराना होता है, और इस बार चुनावों के लिए तकरीबन 1500 छोटी बड़ी गाड़ियों की डिमांड की गई है। इस बार भी लोकसभा चुनाव में जो हमें जिम्मेवारी दी गई है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके द्वारा जो हमें जिम्मेवारी दी गई है, वो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की है। हम तो परिवहन विभाग उसमें काम कर रहा है, और हम लोग सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट हों या पोलिंग पार्टी मूव करने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करना हो, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के लिए या पुलिस को गाड़ी देनी हो, इन सब चीज़ों में हमारी पूरी तैयारी हो रखी है। लगभग जो हमें लग रहा है कि लगभग 1500 के आसपास गाड़ियां हमें गाड़ियों की व्यवस्था करनी होगी, और इसमें हम लोग लगे हुए हैं। और अभी शुरुआत में हम लोगों ने सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट को गाड़ी देनी आवंटित करनी शुरू कर दी है। वहीं देहरादून में किसानों के बकाया भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर सर्विस के किसानों ने मंडी समिति में तालाबंदी कर जमकर नारेबाजी की है। किसानों ने मंडी समिति पर किसानों के भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मंडी समिति किसानों का भुगतान नियमित रूप से नहीं करती है, जिसके कारण विवश होकर किसानों ने मंडी समिति में ये प्रदर्शन किया है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने कहा कि 3-3 साल तक किसानों का भुगतान नहीं किया जाता है। पैसे मांगने पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अगर जो है किसान अपनी उपज सब्जी मंडी में लेकर आता है, चाहे फल है, सब्जी है या अन्न है, और उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, पेमेंट की भी एक लिमिट होती है,
सरकार कहती है कि 72 घंटे में उनको पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 साल से लगातार आजकल हो रही है। तो आप ये बताइए कि तालाबंदी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? पैसे मांगते हैं तो हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, हमें धक्का दे करके जो है बाहर निकाल दिया जाता है कि भागो यहाँ से, कोई पैसा नहीं है, तुम पे लिया जाए तो ले लो। तो आज हम पैसा लेने के लिए आए हैं। लेकिन जो ये हम पे शिकायत आई है लास्ट 6 महीने पहले आई है, हमारे पास सितंबर से आई है हमारे संज्ञान में। जैसे से हमारे संज्ञान में हमने त्वरित कार्रवाई की है। अब ये 2017 के चेक लेकर किसानों को आए, अब तक किसान भी आना चाहिए था ना। अगर 2017 के चेक रखें, 2010 के चेक रखें तो अब हम उसमें क्या कर सकते? अगर वो 2010 में हमारे पास आते, 2011 में आ जाते। आप 2 करोड़ आज आप कह रहे हैं 2 करोड़, मुझे नहीं लगता कि 2 करोड़ जो हमने छानबीन की हमारे स्तर पे लगभग 85 लाख के आसपास बता रहे हैं। जो व्यापारी लोग बता रहे थे उन्होंने कहा था करके कि 85 लाख है, उसमें से 27 लाख उन्होंने किसानों से लेने, 58 लाख की देनदारी है जो टोटली, वो भी अभी हमारे पास ऑन रिकॉर्ड नहीं कि कितना है। मतलब ये जो भी उन्होंने किसानों तो व्यापारियों ने, हमने तीनों व्यापारी को बुला भी रखा है और हमने कई बार कहा कि आपस में आप दे दीजिए करके। तो उसमें से एक व्यापारी सहमत भी हो गया देने के लिए, तो 50% हम लोग दे भुगतान कर दें करके। वहीं चारधाम यात्रा की एक मुख्य पड़ाव उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय की नगर पालिका को बने हुए 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जनपद मुख्यालय में अब तक महिलाओं के लिए सिर्फ 3 शौचालय का निर्माण हुआ है और हैरानी इस बात की होती है कि तीनों शौचालय में ताले लटके हुए हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं को शौचालय के दौरान काफी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं पालिका के जिम्मेदार अधिकारी स्टाफ न होने का रोना रो रहे हैं। काशी विश्वनाथ की जो नगरी है, यहाँ पर ये 2 धाम पड़ते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, जैसे नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका में जो है महिलाओं के लिए जो शौचालय बने हुए हैं उसमें ताले लगे हुए हैं। इन अगर तालों को मतलब जो खोला जाए और उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाए तो सबसे उत्तम रहेगा महिलाओं के लिए। उधर अल्मोड़ा में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत समस्या समाधान का शिविर आयोजन लगाया गया है, जिसमें बिजली की बढ़ती दरें, लाइन और तारों को लेकर जो समस्याएं आती हैं उनकी शिकायतें दर्ज कराई गई और उन पर सुनवाई भी हुई है। आयोग के अध्यक्ष सदस्य द्वारा उनकी शिकायतों के समाधान का आश्वासन भी दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला ने कहा है कि जन समस्याओं को लेकर आयोग द्वारा शिविर लगाए जा रहे हैं, जो कि ब्लॉक स्तर तक लगाए जाएंगे। इस वर्ष की जन सुनवाई पहली हमारी, हमने यहीं से प्रारंभ किया है और कल हम जो है अलीपुर में करेंगे, उसके बाद टेहरी में करेंगे, उसके बाद देहरादून में करेंगे। तो अभी तक जो इनपुट आपने देखे हैं बस इसी प्रकार के हैं। तो इतना उसे हमारी गोष्ठी होती हैं और हमारे अधिकारी जाते हैं। भले ये पब्लिक हियरिंग हमें टैरिफ से रिलेटेड है, ये यहाँ पर की हमने, लेकिन ब्लॉक लेवल पे हमारे अधिकारी जाते हैं, वो जन सुनवाई करते हैं। वहीं भगवानपुर नगर पंचायत में एसडीएम, तहसीलदार और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण करने वालों पर 22,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। टीम ने कई अवैध निर्माण ध्वस्त कर ये कार्रवाई की है। एसडीएम जितेंद्र कुमार के मुताबिक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जी, लगातार ये देखने में आ रहा था कि जो भगवानपुर मार्केट है उसमें रेडी और जो दुकानदार भी हैं वो भी अव्यवस्थित तरीके से दुकानें लगा रहे थे और सड़क को बाधित कर रहे थे, जिससे आम जन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी के दृष्टिगत नगर पंचायत और प्रशासन की टीम द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया है और कुछ लोगों के अगेंस्ट चालानी कार्रवाई की। वहीं देहरादून में हैवानियत की हदें पार करने वाला एक बड़ा मामला सामने है, जहां एक युवक पर कुत्ते के 4 बच्चों को तंदूर में डालकर जिंदा जलाने का आरोप लगा है। आरोपी ने एक कुत्ते पर जानलेवा हमला भी किया है। युवक के खिलाफ पशु प्रेमी की ओर से पशु क्रूरता अधिनियम के तहत नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। एक शिकायत थाना कोतवाली पर आई थी कि एक व्यक्ति है जो डॉग्स को जो है मारता पीटता भी और 4 पिल्लों को उसने पहले कोई तंदूर में जला दिया था। चूंकि इस तरह की घटना तुरंत की नहीं थी, पहले का कोई इंसिडेंट बताया गया था और इसके बाद बताया गया कि एक पिल्ले को फिर से उसने अपने गली में काफी पीटा है बेरहमी से। तो पशु क्रूरता के तहत इसमें जो है तहरीर आई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन अभी प्रारंभिक जांच में जो पहले का इंसिडेंट बताया गया उसमें ऐसे कोई साक्ष्य नहीं आया है। लेकिन जो अभी रिसेंट जो एग्जाम्पल था कि गली में कुत्ते को बेरहमी से पीटना और उसको करना, पशु क्रूरता करना, उसको देखते हुए दोनों एप्लीकेशंस को जो घटनाक्रम था उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अल्मोड़ा स्थित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार में जलवायु परिवर्तन के कारकों पर मंथन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा है कि जीबी पंत पर्यावरण संस्थान, कटारमर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, खगरपुर और देश के अन्य शीर्ष संस्थान आपस में मिलकर उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित ग्लेशियर और झील का अध्ययन कर जलवायु परिवर्तन के कारणों को समझ रहे हैं। आज जलवायु परिवर्तन पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की समस्या है और ये क्रम
अगर इसी तरह चलता रहा, इसी तरह परिवर्तित होता रहा और हमने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, बहुत जल्दी हम एक बहुत बड़ी समस्या से घिर जाएंगे। पूरी मानव सभ्यता ही नहीं बल्कि पूरी जीव जंतुओं की जो डाइवर्सिटी वही खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। तो हमको अब जो सिखाना है अगली पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में, उनको ये दिखाना है कि इस जलवायु परिवर्तन की गति को कम कैसे किया जाए और जो इनके कारण हैं उनमें से क्या कमी की जा सकती है। वहीं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में आखिर शासन ने 6 साल बाद प्राचार्य की नियुक्ति कर दी है। डाइट लोहाघाट के प्रभारी प्राचार्य दिनेश खेतवाल ने बताया कि लगभग 6 साल से संस्थान प्राचार्य के बिना चल रहा था, लेकिन शासन ने डाइट डीडी हाट के हरक राम कोहली को प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया है, जो इसी हफ्ते अपना पदभार ग्रहण करेंगे। लगभग 6 साल बाद मुझे यहाँ तक संज्ञान आ रहा है, क्योंकि पहले इससे पहले साखी थे, कैलाश चंद साखी थे, उनके रिटायरमेंट के बाद प्रभार नहीं चलता रहा। पूर्णकालिक प्राचार्य आने से संभव मतलब निश्चित तौर पर बहुत हम अपेक्षा भी करते हैं और संस्थान में एक जो कार्य व्यवहार है, वर्क कल्चर है, उसमें सुधार देखने को मिलेगा और उनके पास निर्णय लेने की क्षमता और साथ ही साथ जो डीडीओ का प्रभार, वित्तीय प्रभार जो जिसके लिए हमें फायदे ले जानी होती थी और कभी डबल कभी बस ऐसी दिक्कतें जो आती थी वो नहीं होंगी। वहीं चंपावत जिले के लोहाघाट डाइट में क्षेत्र के उद्योग और उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा 2 दिवसीय स्टाम्प अप बूट कैंप का आयोजन किया गया। डीएम नवनीत पांडे ने इस कैंप का शुभारंभ करते हुए क्षेत्र के उद्यमी और जो छात्र छात्राएं हैं उनसे कैंप का लाभ लेने की अपील की है। इस कैंप में आए मास्टर ट्रेनर द्वारा उद्योगों से संबंधित कई तरह की जानकारी दी जा रही है, जो किसी भी स्टार्टअप के लिए लाभकारी साबित होगी। उद्योग निदेशालय द्वारा स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए मीटअप कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद चंपावत में डाइट लोहाघाट में ये 2 दिवसीय कार्यशाला वर्कशॉप जो है उसका आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। इसका जो प्रोग्राम है आज और कल 2 दिन का जो ये बूट कैंप का प्रोग्राम है, इसमें सरकार की मंशा ये है कि हम एक उद्यमी अपना विचार बनाए, एक माइंडसेट बनाए। वहीं मसूरी में करोड़ों रुपए की किट्टी घोटाले में शामिल आरोपी बबीता नौटियाल को पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से मसूरी में किट्टी पार्टी के नाम पर करोड़ों की ठगी कर फरार हो गए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को शिकायत की गई और अब पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी, जिनमें से एक आरोपी को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। एक हमारे यहाँ पर NBW माननीय CGM कोर्ट से जारी हो रखा था, जिसमें एक बबीता नौटियाल नाम की एक लेडीज कई सालों से वांटेड चल रही थी और काफ़ी प्रयास भी किए गए पहले भी, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो सकी थी। तो आज हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। ये पता चला कि ये किट्टी वगैरह का कार्य करती थी और काफ़ी लोगों के साथ धोखाधड़ी करके करोड़ों का उसने गबन किया है। वहीं रुद्रपुर के लघु व्यापार मंडल ट्रांजिट कैंप की ओर से फुटबॉल मैदान में 7वें सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम साधु संतों और गणमान्य लोगों ने विवाह समारोह में पहुंचकर नव दंपति को अपना आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सामूहिक विवाह के सर्व व्यवस्था प्रमुख भारत भूषण चुग ने कहा कि ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि 41 नवविवाहित जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी लोगों के सार्थक प्रयासों से ये शुभ कार्य संपन्न हुआ है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। देहरादून में सीएम धामी ने 860 चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। वन विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों को सौंपे हैं पत्र, भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। 26 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। विपक्ष ने सत्र की कम अवधि पर उठाए सवाल, कहा ज्यादा दिन सत्र आयोजित करने से डरती है सरकार। भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार। पीएम मोदी ने दिए जीत के गुरु मंत्र, 100 दिनों में अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचने का लक्ष्य तय। और हरिद्वार सीट पर कांग्रेस के कई हकदार, हरदा और हरक की रेस में हेरा बिष्ट ने भी ठोकी दावेदारी, हाईकमान के लिए मुश्किल हुई रहा।